शुभ संध्या। आज की रात मैं आपको फिर एक दास्तान सुनाने आया हूं। धीरे धीरे, जैसे दीपक की लौ थरथराती हो, जैसे किसी पुराने घर की सीलन भरी हवा आपके कानों से गुजरती हो, वैसे ही मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे घर के भीतर जहां दीवारें अब भी सांस लेती हैं, जहां खिड़कियां बाहर की दुनिया से ज्यादा भीतर की खामोशी की ओर खुलती है, और जहां एक अनदेखा साया हमेशा मौजूद रहता है। आराम से बैठ जाइए, अपनी सांसों को धीमा कर लीजिए और सुनिए, क्योंकि यह कथा बस कोई कहानी नहीं, बल्कि उन पुरानी गूंजों की परत है जो समय की धूल में दब गई थीं। कभी, बहुत पुरानी बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक मकान खड़ा था, पत्थर और मिट्टी से बना हुआ, बाहर से साधारण पर भीतर से गहरा। लोग कहते थे वह घर बनाते वक्त ही कुछ अधूरा रह गया था, जैसे नींव में ही कोई छाया रखी गई हो। गांव वाले उस घर के पास से रात को नहीं गुजरते। उनका कहना था, जब हवा बहती है तो घर की टूटी खिड़कियां अजीब स्वर निकालती हैं, कभी धीमी फुसफुसाहट, कभी कराह की तरह। और अक्सर लोग कहते थे कि घर के भीतर कोई चलता हुआ महसूस होता है, धीरे धीरे, भारी कदम जो कभी दिखते नहीं पर हर किसी को सुनाई देते थे। उस मकान की असली कहानी बहुतों को पता नहीं थी। सिर्फ इतना कहा जाता था कि वहां एक परिवार रहा करता था, पति, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। वे लोग चुपचाप रहते, किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं रखते। गांव में कई अफवाहें थीं। कभी कहा गया कि परिवार तंत्र मंत्र करता है, कभी कहा गया कि उनके पास कोई ऐसी चीज है जो इंसानी नहीं, पर सच कोई नहीं जानता था। समय गुजरा और अचानक एक दिन वो परिवार गायब हो गया। न कोई विदाई, न कोई निशान, बस घर खाली रह गया। दरवाजे खुले, बर्तन जैसे के तैसे रखे हुए, बच्चों के खिलौने धूल खाते रहे, पर परिवार कभी नहीं लौटा। और तभी से उस घर में कोई रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। रात को जब चांदनी उस घर की टूटी छत से उतरती तो लगता जैसे दीवारें चमकते धब्बों से ढक गई हों। लोग कहते थे, अगर आप देर तक खड़े होकर देखें तो उन धब्बों में चेहरे उभरने लगते हैं, थके हुए, सूनी आंखों वाले चेहरे। और फिर जैसे ही आप पलक झपकाएं, सब गायब हो जाता। एक और बात, कहा जाता था कि घर के भीतर एक तहखाना था, बहुत छोटा पर अंधेरा। गांव वालों का कहना था, असली राज वहीं छिपा है। पर किसी ने कभी नीचे जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो भी गया वो लौटकर कभी नहीं आया। धीरे धीरे वह घर गांव की जिंदगी से कट गया। बस समय की धूल जमा होती रही, काई और बेलें उसकी दीवारों को ढकती रहीं। पर फिर भी हर राहगीर, हर कोई उस घर को देखकर ठिठक जाता, जैसे दीवारें अभी भी किसी को देख रही हों, जैसे खिड़कियों के पीछे कोई खड़ा हो, धीमे से मुस्कुराता हुआ। और लोग कहते कि यह घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं है, यह घर खुद एक जीव है, और उसके भीतर कोई शैतान अब भी सांस ले रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। गांव की नई पीढ़ी को भी पुरानी कहानियां सुनाई जाती। बच्चे डरते, पर खेल खेल में कभी कभी घर के करीब चले जाते। हंसते हंसते कोई पत्थर घर की दीवार पर फेंक देता, पर अजीब बात यह थी कि पत्थर गिरता नहीं था, वह गायब हो जाता, जैसे दीवार ने उसे निगल लिया हो। लोगों ने इसे अंधविश्वास कहा, पर जिन्होंने अपनी आंखों से देखा वे कुछ कह नहीं पाए। अब सोचिए, कितना अजीब है कि एक साधारण घर गांव के हर व्यक्ति के दिल में इतनी गहरी छाया डाल दे। कोई भी उसके पास रहना न चाहे, कोई भी उसके भीतर झांकना न चाहे, और फिर भी घर अब भी खड़ा है, खामोश पर जीवित, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। यहां धीमी सांस लेने की लय, और फिर भी वो साया ठहरा रहा उस घर की दीवारों के भीतर, जैसे समय थम गया हो। धीरे से आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों को सुनिए और महसूस कीजिए कि आप धीरे धीरे उसी घर के आंगन में पहुंच रहे हैं। चांदनी टूटी छत से छनकर गिर रही है, दीवारों पर काई और जाले हैं, और हवा में वही ठंडी नमी जो सिर्फ भूले बिसरे घरों में मिलती है। आज की रात हम उस घर की गहराई में उतरेंगे, उस तहखाने की ओर जहां शायद घर का असली रहस्य दफन है। गांव वालों की कहानियों में अक्सर तहखाने का जिक्र आता था। लोग कहते, वहां कोई छोटा दरवाजा था, लकड़ी का,
जिस पर लोहे की जंग लगी कुंडी टंगी थी। कुंडी हमेशा भीतर से बंद मिलती, कोई चाहे जितनी ताकत से खींचे वह दरवाजा कभी न खुलता। लेकिन कभी कभी रात को जब गांव बिल्कुल खामोश होता तो उस तहखाने से अजीब आवाजें आती, जैसे कोई धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा हो। कभी लगता कोई जंजीर घसीट रहा है, कभी लगता कोई सांस ले रहा है, भारी थकी हुई सांसें। गांव के कुछ बुजुर्ग कहते थे कि उस परिवार ने तहखाने में कुछ बांध रखा था, कुछ ऐसा जिसे इंसान कहना मुश्किल था। शायद कोई आत्मा, शायद कोई शैतान, कोई नहीं जानता, पर सभी मानते थे कि वही चीज परिवार के गायब होने की वजह बनी। कई साल बाद गांव में एक परदेसी आया। वह इतिहासकार था। पुरानी इमारतों और भूली कहानियों को लिखना उसका शौक था। जब उसने उस घर के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वहां मत जाओ, उस घर को छेड़ना मत, पर वह नहीं माना। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, वह आदमी उस घर के भीतर चला गया। उसके हाथ में लालटेन थी, दीवारों पर हल्की रोशनी कांप रही थी, हर कदम पर फर्श चरमराता और हवा जैसे और भी ठंडी हो गई थी। उसने तहखाने का दरवाजा देखा, वही पुराना लकड़ी का दरवाजा। कुंडी पर मोटी जंग जमी थी। उसने लालटेन पास रखी और दरवाजा धकेलने लगा। कुंडी हिली नहीं, पर अचानक अंदर से कोई दस्तक हुई, धीमी पर साफ। थक थक थक। इतिहासकार कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर उसने हिम्मत जुटाई और जोर से दरवाजा खींचा। कुंडी अचानक टूटकर गिर पड़ी और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। तहखाना बिल्कुल अंधेरे में डूबा था। नीचे सीढ़ियां उतरती थीं, नमी और मिट्टी की गंध ऊपर उठ रही थी। इतिहासकार ने लालटेन उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर कदम पर सन्नाटा और गहराता गया। सिर्फ उसकी सांसें और लालटेन की लौ की चटक सुनाई देती। नीचे पहुंचकर उसने देखा, दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी ने कोयले या खून से पुराने चिन्ह बनाए हों। बीच में एक लोहे का बड़ा पिंजरा रखा था और पिंजरे के भीतर बस अंधेरा था। पर वह अंधेरा साधारण नहीं था। इतिहासकार को लगा मानो वह अंधेरा भी सांस ले रहा हो, धीरे धीरे भारी सांसें। और फिर उसे लगा कि दो आंखें उस अंधेरे में चमकीं, लाल बुझी हुई अंगारों जैसी। इतिहासकार का हाथ कांपने लगा, लालटेन की लौ थरथराई और तभी पिंजरे से एक धीमी आवाज आई। कोई फुसफुसा रहा था। शब्द साफ नहीं थे, बस हवा में गूंजते स्वर थे, इतने धीमे कि सुनते ही नींद सा आने लगे। छोड़ दो, छोड़ दो। इतिहासकार समझ नहीं पाया, पर उसकी आंखें भारी होने लगीं, जैसे वो आवाज उसे सोने पर मजबूर कर रही हो। उसने झटके से सिर हिलाया, लालटेन ऊंची उठाई, पर तभी पिंजरे का दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुल गया। इतिहासकार ने देखा कि पिंजरे से कोई बाहर नहीं आया, बस अंधेरा और गहरा हो गया, जैसे वह तहखाने को निगल रहा हो। और फिर उसे लगा कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है, कोई जिसे वह देख नहीं सकता। उसने लालटेन नीचे घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा। पर वही हवा अब बहुत भारी हो चुकी थी, इतनी भारी कि उसकी सांसें टूटने लगीं। वह घबराकर सीढ़ियों की ओर भागा, पर जैसे जैसे ऊपर बढ़ता, सीढ़ियां लंबी होती जाती, जैसे कोई अनंत रास्ता हो। लालटेन की लौ बुझने लगी और पीछे से वही धीमी आवाज गूंजती रही, छोड़ दो, छोड़ दो। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि घर के दरवाजे खुले हुए हैं, पर इतिहासकार कभी बाहर नहीं आया। उसकी लालटेन टूटी हुई मिली, पर तहखाने का दरवाजा फिर से बंद था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गांव वालों ने फिर कसम खा ली कि कोई उस घर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि अब वह घर और भी बेचैन हो चुका था। अब उसमें सिर्फ परछाइयां नहीं, बल्कि तहखाने का अंधेरा भी सांस लेने लगा था। धीरे धीरे उस घर की कहानी फैलती गई। पास के गांव भी सुनने लगे। लोग कहते कि उस घर में शैतान नहीं, बल्कि घर का शैतान है, क्योंकि अब घर और वह अंधेरा एक ही चीज बन चुके थे। यहां ठहराव, धीमी सांसें, और फिर भी वो साया ठहरा रहा। दीवारों की दरारों में, तहखाने के अंधेरे में, मानो इंतजार कर रहा हो किसी और को निगल जाने का। धीरे धीरे सांस लीजिए, आंखें आधी बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए कि हम अब
उस घर से निकलकर गांव की पुरानी पगडंडी पर चलते जा रहे हैं। वही पगडंडी जहां बरगद के पेड़ लटके हुए हैं, जहां रात की हवा में धूल और जुगनुओं की रोशनी मिल जाती है, और जहां पुराने लोग धीमी आवाज में कहानियां सुनाते थे। कहानियां जिनमें छिपी थीं दफनाने की अजीब रस्में और आत्माओं की भूली हुई यादें। गांव में एक प्रथा थी, बहुत पुरानी। लोग कहते थे कि जब किसी की मृत्यु होती तो शरीर को हमेशा जमीन में दफनाना चाहिए, पर कुछ घरों में यह नियम अलग था। कुछ लोग मानते थे कि मृतक को घर के भीतर ही दफनाना चाहिए, यानी आंगन के कोने में या कभी कभी तहखाने के नीचे। यह सुनकर आज के समय में अजीब लगता है, पर तब लोग मानते थे कि ऐसा करने से आत्मा परिवार के पास ही रहती है, वह घर की रक्षा करती है, घर को कभी खाली नहीं छोड़ती। पर धीरे धीरे इस प्रथा में अंधेरा भरने लगा, क्योंकि हर आत्मा रक्षा नहीं करती। कुछ आत्माएं दुखी रह जाती, कुछ आत्माएं बेचैन हो जाती, और वही आत्माएं घर को अपनी कैद बना लेती। लोग कहते हैं उस घर में भी ऐसी ही कोई रस्म हुई थी। शायद परिवार ने अपने किसी पूर्वज को घर के भीतर दफना दिया था, शायद आंगन की जमीन के नीचे या फिर तहखाने में, और वही आत्मा धीरे धीरे घर का शैतान बन गई। गांव की बूढ़ी औरतें अक्सर कहा करती कि रात को अगर कोई उस घर के पास जाता तो मिट्टी से एक अजीब गंध आती, नम, भारी और लोहे जैसी, जैसे मिट्टी के भीतर अभी भी कोई सांस ले रहा हो। धीरे धीरे ये प्रथा गांव से मिट गई। लोग डरने लगे। अब सबको श्मशान या कब्रिस्तान भेजा जाने लगा। पर उस घर के साथ बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एक बार अगर आत्मा दीवारों में बंध जाए तो उसे निकालना असंभव हो जाता है। एक और अजीब रस्म थी। कभी कभी लोग मृतक के साथ उसकी चीजें भी दफनाते थे, गहने, कपड़े, खिलौने या कोई प्यारी चीज। पर गांव की कहानियों में कहा गया कि अगर मृतक को गलत चीज के साथ दफनाया जाए तो आत्मा कभी चैन नहीं पाती। लोगों का मानना था कि उस घर में बच्चों की हंसी अब भी गूंजती थी, शायद इसलिए कि बच्चों के खिलौने मिट्टी में गाड़ दिए गए थे। गुड़िया, लकड़ी की गाड़ी और छोटी घंटियां। और कभी कभी रात को हवा चलती तो लगता जैसे मिट्टी के नीचे से वही घंटियां बज रही हों। धीरे धीरे लोगों ने उस घर को मिट्टी का श्मशान कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां जमीन के भीतर न जाने कितनी आत्माएं सो रही थीं। गांव के कुछ बूढ़े कहते थे कि रात को अगर कोई उस घर की दीवार से कान लगाकर सुनता तो भीतर से कई आवाजें आती, कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी बुजुर्ग की खांसी, कभी किसी औरत का धीमा रोना, और कभी सिर्फ खामोशी, इतनी गहरी खामोशी कि दिल की धड़कन सुनाई देने लगे। अब सोचिए कैसा होगा वो घर, जहां हर ईंट, हर पत्थर किसी आत्मा की गूंज को संभाल कर बैठा हो, जहां दीवारें सिर्फ दीवारें न हों बल्कि पुरानी सांसें, पुराने कदमों की आहट और अधूरी रस्मों की गंध हों। गांव वालों ने कहा कि यही वजह थी कि परिवार अचानक गायब हो गया, क्योंकि जब आप आत्माओं को घर में बांधते हैं तो एक दिन वही आत्माएं आपको बांध लेती हैं और फिर आप गायब हो जाते हैं। धीरे धीरे घर की कहानियां लोक कथाओं में बदल गईं। बच्चों को डराने के लिए औरतें कहती, सो जा वरना घर का शैतान आ जाएगा। शाम होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते, कोई भी उस घर की छाया में भी खड़ा नहीं होता। पर अजीब बात यह थी कि घर कभी टूटा नहीं। बरसात आई, तूफान आए, पेड़ गिरे, पर घर की दीवारें अब भी खड़ी रहीं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे थामे हुए हो, जैसे घर चाहता ही न हो कि वह ढहे, क्योंकि अगर वह ढह गया तो शायद उसके भीतर का अंधेरा बाहर फैल जाएगा। यहां धीमा विराम, सांस लेने की लय, और फिर भी वो साया ठहरा रहा, मिट्टी में, दीवारों में और गांव की पुरानी फुसफुसाहटों में। धीरे धीरे सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि रात अब और गहरी हो गई है। चांद आसमान में स्थिर है और चारों ओर बस एक ठंडी खामोशी फैली हुई है। हम अब उस घर से आगे बढ़ते हैं, गांव की सीमा पार करते हुए, जहां धूल और धुंध से ढकी हुई पुरानी हवेलियां खड़ी हैं, हवेलियां जिनके भीतर कभी जीवन बसता था, पर अब सिर्फ सन्नाटा है और खोए हुए परिवारों की परछाइयां। कहा जाता है
हर हवेली की अपनी एक धड़कन होती है। जैसे इंसान का दिल धड़कता है, वैसे हवेलियां भी सांस लेती हैं। जब हवेली आबाद होती है तो उसकी सांसें गर्म और हल्की होती हैं, पर जब हवेली वीरान हो जाती है तो उसकी सांसें ठंडी, भारी और धीमी हो जाती हैं। गांव के उस पुराने रास्ते पर ऐसी कई हवेलियां थीं, कभी लाल ईंटों से बनी, कभी काले पत्थरों से। उनके भीतर आंगन होते जहां बच्चे खेला करते, छतों पर दिए जलते और खिड़कियों से गीतों की आवाजें आती। पर समय धीरे धीरे सब निगल लेता है। परिवार चले गए, कुछ शहर की ओर, कुछ मौत की ओर, और हवेलियां रह गईं सिर्फ अपनी दीवारों और गूंजों के साथ। लोग कहते हैं कि जो हवेलियां बहुत लंबे समय तक वीरान खड़ी रहती हैं, वे धीरे धीरे जीवित हो जाती हैं। उनकी दीवारों में आत्माएं बस जाती हैं, उनकी छतों पर परछाइयां सो जाती हैं, और उनके आंगनों में बीते हुए परिवार अब भी चलते रहते हैं। गांव की सबसे बड़ी हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कभी एक धनाढ्य परिवार रहता था। सोने चांदी से भरा घर, दराजों में गहने, कमरों में रेशमी पर्दे। पर उस परिवार का अंत अचानक हुआ। कहा जाता है कि रात के खाने पर ही सब एक एक कर ढह गए, जैसे किसी ने एक साथ उनकी सांसें खींच ली हों। सुबह जब नौकरों ने दरवाजा खोला तो हर कोई अपनी जगह बैठा था। थाली में खाना रखा था, पर कोई हिला नहीं, कोई सांस नहीं। सबकी आंखें खुली थीं और दीवारों पर काली परछाइयां नाच रही थीं। उस दिन से हवेली खाली हो गई। पर कहते हैं, अगर आप आधी रात को उस हवेली के पास जाएं, तो भीतर से अब भी बर्तनों की खनक सुनाई देती है, जैसे कोई खाना परोस रहा हो, जैसे कोई धीरे धीरे बातें कर रहा हो। और कभी कभी झरोखों से झलकते चेहरे दिखाई देते हैं, सूनी आंखों वाले चेहरे। लोग कहते कि परिवार कहीं नहीं गया, वह अब भी वहीं है। बस उनकी सांसें अब हवेली ने निगल ली हैं, और हवेली अब खुद एक जीव बन गई है। ऐसी ही एक और हवेली थी, गांव से थोड़ी दूर, खेतों के बीच। वह हवेली छोटी थी, पर उसमें अजीब ऊर्जा थी। लोग मानते थे कि वह जगह अशुभ है, क्योंकि वहां का परिवार कभी चैन से नहीं रह पाया। हर पीढ़ी में कुछ न कुछ दुख घटित होता। कभी बच्चे बीमार पड़ जाते, कभी अचानक हादसा हो जाता, और आखिर में हवेली पूरी तरह सुनसान हो गई। पर कहते हैं, उस हवेली के आंगन में अब भी कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य परिवार वहां घूम रहा हो। कभी दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, कभी पर्दे हिलते बिना हवा के। गांव वाले उसे खोए हुए परिवार की हवेली कहते थे, क्योंकि वहां जो भी जाता उसे लगता कि कई लोग उसके साथ चल रहे हैं। पर जब मुड़कर देखता तो बस खाली आंगन होता। अब सोचिए, कैसा होगा वो दृश्य जहां हवेली वीरान खड़ी है, दीवारों पर बेलें चढ़ गई हैं, झूमर टूटकर आधे लटक रहे हैं, और खिड़कियों से सिर्फ अंधेरा झांकता है। पर भीतर अब भी कोई धीमे स्वर में बातें करता है, जैसे जिंदगी वहीं थमी हो और समय कभी आगे न बढ़ा हो। धीरे धीरे इन हवेलियों की कहानियां भी लोक कथाओं में बदल गईं। लोग कहते, इन हवेलियों में मत जाना, क्योंकि वहां परिवार अब भी जीवित है, बस उनका शरीर नहीं। और ये कहानियां बच्चों को सुनाते हुए बूढ़े लोग अक्सर धीमी आवाज में जोड़ते, और जो भी हवेली में गया वह कभी पहले जैसा नहीं लौटा। और इस तरह गांव के हर कोने में, हर हवेली, हर टूटी दीवार एक गहरी गूंज बन गई। लोग चाहे हंसते खेलते आगे बढ़ गए हों, पर उन हवेलियों की परछाइयां आज भी वहीं खड़ी हैं, धीमी सांसों के साथ। और फिर भी वो साया ठहरा रहा, वीरान हवेलियों के झरोखों में, खोए हुए परिवारों के गीतों में, और उन आंगनों की मिट्टी में जहां कदम अब भी सुनाई देते हैं। धीरे से आंखें मूंद लीजिए, अपनी सांसें शांत कर लीजिए, और सोचिए, आप अब उस पुराने घर से निकलकर गांव के बाहर की ओर जा रहे हैं। राह सुनसान है, बरगद और नीम के पेड़ों की जड़ें जमीन पर सांपों की तरह फैली हुई हैं, और अंत में आप पहुंचते हैं एक पुराने कब्रिस्तान में। वही कब्रिस्तान जहां मिट्टी की हर ढेरी एक भूली हुई दास्तान है, जहां पत्थरों पर लिखे नाम धीरे धीरे मिट गए हैं, और जहां हवा भी फुसफुसाती है। गांव का यह कब्रिस्तान बहुत पुराना था। कहा जाता है, यहां सैकड़ों साल से लोग दफनाए गए थे। हर परिवार का कोई न कोई सदस्य यहां सोया हुआ था।
पर समय के साथ पहचान मिट गई। अब ज्यादातर कब्रों पर सिर्फ टूटा हुआ पत्थर था। कुछ पर नाम धुंधले थे, कुछ पर कोई निशान नहीं बचा था। लोग कहते थे कि यह कब्रिस्तान सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का नहीं है, यहाँ की हवा भारी है, जैसे हर सांस के साथ कोई और सांस भी मिल जाती हो, जैसे आप कभी अकेले सांस नहीं लेते। एक लोक कथा थी कि इस कब्रिस्तान में रात को कभी भी बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि कब्रें सुनती हैं। कब्रें आपकी बातें अपने भीतर खींच लेती हैं और फिर वो बातें मिट्टी में कैद हो जाती हैं। लोग मानते थे कि अगर कोई वहां बैठकर अपनी इच्छा बोले तो उसकी आवाज मिट्टी के नीचे सोती आत्माओं तक पहुंच जाती है। पर इच्छा पूरी होने की जगह आत्माएं उस इंसान की आत्मा को बुलाने लगती। धीरे धीरे वह इंसान भी कब्रिस्तान का हिस्सा बन जाता। कब्रिस्तान के एक कोने में एक बहुत बड़ी कब्र थी, पत्थर से बनी हुई, लगभग टूटी फूटी। गांव वाले कहते थे उसमें किसी अजनबी को दफनाया गया था, कोई ऐसा जो गांव का नहीं था। लोग नहीं जानते थे कि वह कौन था, पर रात को उस कब्र से धीमी कराहें आती, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी मिट्टी हिलती दिखती और लोग कहते कि उसकी आत्मा अब भी अधूरी है। धीरे धीरे बच्चों को डराने के लिए औरतें एक बात कहने लगीं, अगर रात को तू बहुत शोर करेगा तो कब्रिस्तान की आत्माएं तुझे बुला लेंगी। और सच में गांव के कई लोग कसम खाते थे कि उन्होंने आधी रात को कब्रों के बीच चलते हुए साए देखे हैं, लंबे धुंधले साए जो बिना आवाज के चलते हैं, कभी रुकते हैं और फिर अचानक मिट्टी में समा जाते हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग मानते थे उसकी जड़ों के नीचे कई कब्रें थीं, शायद बच्चों की, शायद उन लोगों की जिन्हें ठीक से दफनाया नहीं गया था। रात को उस पेड़ से झूलती आवाजें आती, कभी हंसी, कभी रोना और कभी ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे झूला झूल रहा हो। अब सोचिए कैसा होगा वो दृश्य, जहां धुंध से ढका कब्रिस्तान है, पत्थर टूटे हुए हैं, जड़ों में मिट्टी चिपकी है और हवा में सिर्फ धीमी फुसफुसाहट है। वो फुसफुसाहट जो आपको अपने भीतर खींच लेती है, धीरे धीरे जैसे नींद खींचती है। लोग कहते हैं कि यह कब्रिस्तान भी उस घर से जुड़ा हुआ है। शायद वही परिवार यहीं कहीं दफन है। शायद घर और कब्रिस्तान एक ही धागे से बंधे हैं और यही वजह है कि उस घर का अंधेरा कभी मिटता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें कब्रिस्तान की मिट्टी में ढंसी हुई हैं। कभी कभी गांव वाले कहते कि अगर आप घर से निकलकर कब्रिस्तान की ओर जाएं तो रास्ते में अजीब सी गंध आती है, जैसे मिट्टी और लोहे की मिली जुली गंध, वही गंध जो तहखाने में भी थी। यानी घर और कब्रिस्तान दोनों एक दूसरे का हिस्सा थे। धीरे धीरे गांव के लोग उस कब्रिस्तान से और भी दूर रहने लगे। दिन में वहां कोई नहीं जाता, सिर्फ शाम को जब कोई बहुत मजबूरी हो तो कोई जल्दी जल्दी फूल रखकर लौट आता, और रात को तो उस ओर देखने की भी हिम्मत नहीं होती। धीमी सांसें, लयबद्ध रुकावट, और फिर भी वो साया ठहरा रहा, कब्रों की मिट्टी में, बरगद की जड़ों में और उन फुसफुसाहटों में जो कभी खत्म नहीं होती। धीरे धीरे सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि अब हवा और भारी हो रही है, जैसे रात का सन्नाटा हमें घेर रहा है, जैसे समय ठहर गया हो। आज की रात हम उतरेंगे उस परत में जहां इस पूरी दास्तान का असली राज छिपा है। उस घर के भीतर वो अदृश्य शक्ति जिसे लोग शैतान कहते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक बात कहते थे, हर घर का अपना देवता होता है, पर अगर उसे जगाया न जाए तो वही देवता शैतान बन जाता है। लोग मानते थे कि जब वह परिवार इस घर में आया तो उन्होंने घर की रक्षा के लिए कोई पुरानी रस्म की थी। दीवार की नींव में उन्होंने कुछ दबा दिया था, शायद मिट्टी का घड़ा, शायद तांबे की तख्ती, शायद कोई मंत्र लिखा हुआ कपड़ा। वह चीज घर को बचाने के लिए थी, पर रस्म अधूरी रह गई और धीरे धीरे वही शक्ति विकृत हो गई। रक्षक देवता धीरे धीरे घर का शैतान बन गया। गांव वालों का कहना था कि घर की दीवारों से जो आवाजें आती थीं वो उसी शैतान की थीं। कभी धीमी हंसी, कभी भारी सांसें, कभी किसी का नाम पुकारना। बच्चों ने कई बार कहा था कि उन्होंने खिड़कियों के पीछे किसी को खड़ा देखा,
पर जब लोग अंदर गए तो वहां कोई नहीं था, बस हवा थी और वही सीलन की गंध। एक बूढ़ा पुजारी जो गांव से बाहर रहता था कभी इस घर को देखने आया। उसने दरवाजे के सामने खड़े होकर आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, यह घर अब घर नहीं है, यह जीवित है और इसके भीतर जो शक्ति है वह इंसान नहीं, वह सिर्फ प्रतीक्षा कर रही है नए शरीर की, नई आत्मा की। लोगों ने पुजारी से पूछा, क्या इसे भगाया जा सकता है? पुजारी ने बहुत देर चुप रहकर कहा, नहीं, अब यह घर ही शैतान है और जब तक घर खड़ा है यह शक्ति भी रहेगी। धीरे धीरे लोगों को यह भी लगने लगा कि शैतान सिर्फ घर में नहीं बल्कि पूरे गांव में फैल गया है। कभी किसी के मवेशी अचानक मर जाते, कभी कोई बच्चा बीमार पड़कर धीरे धीरे खो जाता, कभी लोग सपनों में वही घर देखते, सपनों में वे उसी तहखाने में उतरते और वही फुसफुसाहट सुनते, छोड़ दो, छोड़ दो। जैसे कोई आत्मा अब भी कैद हो, जैसे घर के भीतर सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि कोई अदृश्य बंधन भी है। गांव की औरतें अक्सर कहती कि शैतान ने परिवार को निगल लिया। वे लोग कहीं गए नहीं, वे सब घर की दीवारों में समा गए। उनकी सांसें, उनकी परछाइयां अब भी घर में हैं, बस शरीर मिट गए। और यही वजह थी कि रात को बच्चों की हंसी सुनाई देती, और यही वजह थी कि मिट्टी से घंटियों की आवाज आती, क्योंकि आत्माएं अब भी वही थीं, बस उनका आकार बदल गया था। अब सोचिए कैसा होगा वो घर जहां हर ईंट, हर पत्थर किसी आत्मा का हिस्सा हो, जहां तहखाने का अंधेरा कब्रिस्तान की मिट्टी से जुड़ा हो, जहां हवेलियों की परछाइयां दीवारों में सो रही हों और बीच में एक ऐसी शक्ति हो जो न पूरी तरह आत्मा है न पूरी तरह शैतान। वह बस घर है, और घर अब इंसान से ज्यादा जीवित है। कभी कभी लोग कहते थे कि रात को घर की दीवारों पर लाल धब्बे उभर आते हैं, धीरे धीरे बनते हैं और फिर मिट जाते हैं, जैसे कोई भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कभी खिड़की से चेहरा झलकता, कभी आंगन में परछाई खड़ी होती, पर पास जाकर कुछ नहीं मिलता, बस वही गंध, मिट्टी और लोहे की। एक अजीब बात और कही जाती थी, अगर कोई इस घर में ज्यादा देर रुकता तो उसे नींद आने लगती, भारी गहरी नींद, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सुला रही हो। और जब वह जागता तो घंटों, कभी कभी दिन गुजर चुके होते, पर उसे याद कुछ नहीं रहता। लोग कहते थे यही घर का शैतान है, वह आत्माओं को नींद में ले जाता है, धीरे धीरे उन्हें मिटा देता है। धीमी सांसें, लंबा ठहराव, और फिर भी वो साया ठहरा रहा, दीवारों की दरारों में, खिड़कियों की परछाइयों में और उस अंधेरे में जो कभी सोता नहीं। धीरे से सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि अब अंधेरा और गाढ़ा हो गया है, जैसे रात का हर कोना हमारे भीतर उतर रहा हो। अब हम आखिरी बार उस घर के आंगन में खड़े हैं। चारों ओर वीरानी है, दरवाजे टूटे हैं, खिड़कियां सूनी हैं, पर फिर भी ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है। गांव के लोग धीरे धीरे इस घर को भूलने लगे। कभी नाम भी नहीं लेते थे, बस कहते वो जगह मत जाना। पर कुछ अजीब था, घर टूटता नहीं था। तूफान आए, बारिश हो, आंधियां चलें, दीवारें बस थोड़ी झड़ जाती पर गिरती नहीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पकड़े हुए हो। कुछ लोग कहते कि शैतान अभी भी वहां है और जब तक उसका इंतजार पूरा नहीं होगा घर खड़ा रहेगा, क्योंकि घर ही उसका शरीर है। कभी कभी यात्रियों ने कहा कि जब वे गांव से गुजरे तो उन्हें अचानक नींद आने लगी, भारी नींद, और सपनों में वही घर दिखा। आंगन में लालटेन टिमटिमा रही थी और कोई आवाज फुसफुसा रही थी, अंदर आओ, अंदर आओ। जब वे जागे तो पाया कि वे घर के पास ही खड़े हैं, जैसे नींद उन्हें वहां खींच लाई हो। कुछ बच्चों ने खेलते खेलते पास जाने की हिम्मत की। उन्होंने खिड़की से झांका और कहा, अंदर सब अंधेरा था, पर उस अंधेरे में आंखें चमक रही थीं, लाल धीमी रोशनी वाली आंखें, जो कुछ पल उन्हें घूरती रहीं, फिर गायब हो गईं। बच्चे डर कर भाग गए और उसके बाद कई दिनों तक बीमार पड़े। उनके सपनों में वही आंखें आती और वही आवाज, छोड़ दो, छोड़ दो। गांव की औरतें कहती कि घर का शैतान सिर्फ परछाई नहीं है, वह अब सांस लेता है,
धीरे धीरे, जैसे हम सबकी नींद में उतरता है। और शायद यही वजह है कि लोग इतने गहरे सो जाते हैं, कभी कभी नींद में ही खो जाते हैं, बिना लौटे। अब सोचिए, वो घर आज भी खड़ा है, वीरान, टूटा फूटा, पर भीतर कुछ जीवित है, कुछ ऐसा जिसे कोई नहीं समझ सकता। वो शक्ति जो देवता भी थी और अब शैतान भी है, जो हर ईंट में धड़कती है, जो दीवारों से सांस लेती है और जो अब भी इंतजार कर रही है, धीरे धीरे। कभी जब आप रात को अकेले होंगे और आपके कमरे में सन्नाटा होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको कहीं दूर घंटियों की धीमी आवाज सुनाई देती है? क्या आपको लगता है कि दीवार के भीतर से कोई फुसफुसा रहा है? क्या आपको महसूस होता है कि कोई परछाई खड़ी है आपकी आंखों के कोने में? अगर हाँ, तो समझ लीजिए, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वही घर है और शैतान अब भी जिंदा है। धीमी सांसें, लंबा ठहराव, और फिर भी वो साया ठहरा रहा, समय की दरारों में, दीवारों की सांसों में और हर उस नींद में जहां हम खो जाते हैं।